वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आलमी इक़्तिसादी फोरम के डेवोस एजेंडा में खुसूसी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फोरम से खिताब करेंगे। वर्चुअल प्रोग्राम 17 से 21 जनवरी तक जारी रहेगा। इस इजलास में दुनिया को दरपेश अहम चैलेंजेस और उनसे निपटने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आलमी इक़्तिसादी फोरम से जापान के वज़ीर-ए-आज़म कुशिदा फोमियो, चीन के सदर शी जिनपिंग, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेफ्ताली बेनेट, यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला डेर लेयन, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन, इंडोनेशिया के सदर जोको विदोडो समेत कई दीगर मुल्कों के सरबराहान भी खिताब करेंगे। इस तकरीब में सरकर्दा सनतकार, बैनुल-अक़वामी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। नेपाल ने हिंदुस्तान से तामीराती काम रोकने की अपील की है। नेपाल ने लिपुलेख में सड़क कुशादगी के एक तरफा अमल को रोकने की मांग की है। नेपाल के वज़ीर इत्तलात व नशरियात ज्ञानेंद्र कार्की ने दावा किया कि महाकाली नदी के मशरक़ी हिस्से में वाक़े लिपुलेख, लेम्पियाधोरा और कालापानी का इलाका इसका अटूट हिस्सा है, लिहाजा हिंदुस्तान को सड़क की कुशादगी का काम फौरन रोक देना चाहिए। कार्की ने मजीद कहा कि कोई भी सरहदी तनाज़ा तारीख़ी दस्तावेज़ात, नक्शों और बाहमी ताल्लुकात के हकीकी रूह की रोशनी में हल करने पर नेपाल हुकूमत कारबंद है। ख्याल रहे कि लिपुलेख वो इलाका है जहां चीन, नेपाल और हिंदुस्तान की सरहदों से मुत्तसिल है। नेपाल का दावा है कि हिंदुस्तान ने उसके लिपुलेख इलाके में 22 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर की है। अमेरिकी रियासत टेक्सास में यहूदी इबादतखाने पर हमले और यरगमाल बनाने के मामले में बरतानिया से 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों की उम्रें कम हैं। इन्हें जनूबी मैनचेस्टर से दहशतगर्द मुखालिफ सेल ने गिरफ्तार किया है। अमेरिकी रियासत टेक्सास में एक यहूदी इबादतखाने में 4 अफराद को यरगमाल बनाने के मामले में कई घंटों की मशक्कत के बाद इसको अंजाम को पहुंचाया गया। FBI ने यरगमाल बनाने वाले को ठिकाने लगा दिया। 4 अफराद को बहिफाजत उनके चंगुल से छुड़ाया गया। दिल्ली से खबर है, जहां यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है। इस अहम मीटिंग में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी शिरकत करेंगे। निषाद पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर इस अहम मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। निषाद पार्टी के लीडर संजय निषाद भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। संजय निषाद अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान से खास मुलाकात करने वाले हैं। वाज़ेह है कि संजय निषाद 15 सीटों की मांग कर चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता। अनूप, बहुत अहम आज मीटिंग होने वाली है, खास तौर पर यूपी में सीटों के बंटवारे के ताल्लुक से क्या कुछ डिटेल्स? देखिए, आपको बता दूं कि आज और कल दोनों दिन बीजेपी यूपी की कोर ग्रुप की बैठक है और इस कोर ग्रुप की बैठक में जो बाकी चरण के जो उम्मीदवारों के नामों की सूची है उस पर आखिरी फैसला किया जाएगा, आखिरी मुहर लगाया जाएगा और उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। जहां तक गठबंधन का सवाल है उसको लेकर लगातार जो है वो बातें चल रही है और संजय निषाद पार्टी और अपना दल, इन दोनों पार्टियों से गठबंधन बीजेपी का होना है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इनको सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो समझौता हो चुका है। जाहिर सी बात है, कुछ सीटों पर पींच है, इसको लेकर आखिरी जो है वो आजकल में ये फैसला ले लिया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाए। लेकिन इतना तय है कि आज और कल के बाद जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी उसमें ज्यादातर सीटों पर नामों पर फैसला जो है हो जाएगा। जी अनूप, बहुत शुक्रिया आपका और इस अहम मीटिंग के ताल्लुक से लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और अहम खबर, बीजेपी से मुअत्तल किए गए हरक सिंह रावत कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। जराये के मुताबिक हरक सिंह के साथ
2 बीजेपी अरकान भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों और बाग़ियाना तेवर इख्तियार करने के सबब बीजेपी ने हरक सिंह रावत के खिलाफ कार्रवाई की है। हरक सिंह रावत ने 2016 में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में पनाह ली थी, लेकिन बीजेपी में भी वो कई मौके पर आला क़यादत की मुखालिफत कर चुके हैं। अब उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात से ऐन क़ब्ल वो पुरानी पार्टी में वापसी करने वाले हैं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत को बीजेपी ने 6 साल के लिए उसे निष्कासित कर दिया है। पिछले काफी समय से बीजेपी में रहे, लेकिन जिस तरह से हरक सिंह रावत अपनी बहू अनुकृति के लिए लगातार बीजेपी के आलाकमान पर एक दबाव बना रहे थे और चाहते थे कि उनकी बहू को भी टिकट दिया जाए, लेकिन बीजेपी इस मामले पर, जो बीजेपी का आलाकमान है, इस मामले पर तमाम मसलों पर विस्तार से बातचीत करते हुए और इस मामले पर साफ तौर पर पहले से ही इस मामले पर एक साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई थी कि कोई भी विधायक हो या मंत्री हो अनावश्यक दबाव ना बनाए, और जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए फिलहाल निकाल दिया गया है। और इस मामले पर एक कयास लगाया जा रहा है कि हरक सिंह रावत जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लिहाजा इस मामले को लेकर देर रात में राजधानी दिल्ली में काफ़ी सरगर्मियां बढ़ी रही, और चाहे सोनिया गांधी का आवाज़ कहें या राहुल गांधी का आवाज़ कहें, वहाँ पर भी सरगर्मियां तेज रही। लेकिन देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर क्या सोमवार को औपचारिक तौर पर हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन करते हैं या नहीं। लेकिन इतना तो स्पष्ट है, बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर एक संदेश दिया है कि कोई भी गलत तरीके से दबाव बना करके टिकट नहीं ले सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अलवर मामले पर राजस्थान हुकूमत पर दबाव है कि बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आला अशोक गहलोत की सदारत में एक आला सतही मीटिंग हुई। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में मामले की CBI जांच कराने का अहम फैसला किया गया। इस सिलसिले में जल्द ही मरकज से सिफारिश भी की जाएगी। उधर इस मामले के मुलजिमीन की जल्द गिरफ्तारी की मांग बीजेपी लगातार कर रही है। बीजेपी गहलोत हुकूमत को घेर रही है इस पूरे मामले को लेकर। पार्टी आज भी इस मामले पर अपना एहतजाज दर्ज करवाएगी। ख्याल रहे कि अलवर में ज़हनी तौर पर माजूर एक नाबालिग बच्ची से मुबैना जिनसी ज्यादती केस में मुलजिमीन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस मामले को रोशनी में आए 6 दिन बीत चुके हैं। जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जहां अपोजिशन बीजेपी रियासती सरकार को घेरने की तैयारियों में है, वहीं सरकार ने भी अब आला सतही मीटिंग करके जांच का हुक्म दिया है। बिल्कुल हिना, देखिए ये जो मामला है इसे लेकर सियासत जो है बहुत गर्म है। राजस्थान की विपक्ष जो है वो लगातार हमला बोल रहा है, और विपक्ष के लगातार हमले बोलने के चलते अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस मामले की जांच CBI को सौंप दी जाएगी। 1-2 दिन में ही इसकी अनुशंसा जो है वो केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। और कल एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया। लगातार सरकार पर दबाव था कि इस मामले की CBI जांच करवाई जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार राज्य की जो पुलिस है उस पर असंतोष जो है वो जाहिर किया जा रहा था कि क्योंकि 6 दिन इस मामले को हो गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सुराग नहीं लगे इस मामले को लेकर। तो कई जो राजनीतिक दल है, मुख्य विपक्षी जो पार्टी है राजस्थान में भाजपा, इसके साथ ही दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधिमंडल भी लगातार इस मामले को उठा रहे थे और लगातार घेरा जा रहा था सरकार को। तो सरकार पर दबाव था कि CBI के जरिए इस मामले की जांच करवाई जाए। एक दिन पहले ही CM अशोक गहलोत ने यहाँ पर इसके संकेत दे दिए थे। उन्होंने आरोप तो लगाया ही था कि इस मामले को लेकर घिनौनी राजनीति की जा रही है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर पीड़िता के परिजन चाहते हैं कि इस मामले की CBI या किसी दूसरी जांच एजेंसी से जांच करवाई जाए तो उस पर राज्य सरकार निर्णय करेगी, और कल ये फैसला ले लिया गया है। प्रियंका गांधी जो है उन्होंने भी पीड़िता के परिवार से बात की थी, क्योंकि प्रियंका गांधी जो है राजस्थान दौरे पर आई थी, उसी दौरान यह वाकया सामने आया था। और तो बहरहाल अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम तर जानकारी के लिए।
एक अफसोसनाक खबर, मारूफ कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज इंतकाल कर गए हैं। दिल का दौरा पड़ने के बाद पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता बिरजू महाराज 83 बरस की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके पोते सुरेंश मिश्रा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले पंडित बिरजू महाराज 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में पैदा हुए। उनका असल नाम पंडित बृजमोहन मिश्रा था। कथक डांसर होने के अलावा वो क्लासिकल गुलकार भी थे। पंडित बिरजू महाराज ने देवदास, डेढ़ इश्कियां, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी की। इसके अलावा उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में मौसीकी भी दी। पिछले 1 महीने से उनका मैक्स साकेत से इलाज चल रहा था और क्योंकि हाई डायबिटिक थे तो किडनी की इश्यूज़ थे उनको, तो उनको डायलिसिस पे डाला गया और ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक भी थे। और ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको कार्डियक अरेस्ट ही आया था, क्योंकि एकदम से सांस लेने में उनको उलझन हुई और फिर प्राण निकल गए उनके। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसा लग नहीं रहा, आंखों के सामने देखा कि वो गए। अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से मैं रिएक्ट करूं। लेकिन जो प्रभु की इच्छा है, और वो खुद भी यही चाहते थे कि जितने भी दर्शक हैं उन सब लोगों ने महाराज जी को हमेशा रंगमंच पर नाचते ही देखा है और वही एक भूमिका उनकी बनी रहे, यही इच्छा थी उनकी आखिरी। और काफ़ी दुखी भी थे कि इतना डायलिसिस और ये सब करवाना पड़ रहा है। तो एक तरह से उनके लिए ठीक ही है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनको ऐसे कष्टों से गुजरते हुए देखे। तो बस हम लोग यही प्रे करेंगे कि वो हमेशा खुश रहें, जहाँ पे भी गए हैं वो बस ही शुड बी इन अ हैप्पी प्लेस, दैट्स ऑल आई कैन से। क्योंकि मेरे तो दादा हैं, मेरे गुरु हैं, सब कुछ हैं, मेरी दुनिया है और उनके गोद में पली बड़ी हूँ मैं। और पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे अपने पिछले जन्म में जो उनके गोद में मैं पली बड़ी। और यादें तो मैं नहीं बता पाऊँगी अभी, एकदम से कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ, बस ये बात ज़रूर है कि सब लोग उनका सिर्फ एक ही साइड जानते हैं कि वो महाराज जी हैं, क्लासिकल जगत के हमारे इतनी बड़ी हस्ती हैं। लेकिन वो उनको गैजेट्स बहुत पसंद थे। कोई भी नया फ़ोन आता था, मॉडल आता था, तो ज़रूर वो पहले ही ले लेते थे उसको। जब एप्पल नया आया था तो इंडिया में किसी के भी पास एप्पल का कोई भी गैजेट नहीं था, सबसे पहले उन्हीं के पास होता था। और तार का शौक़, इसका शौक़, मतलब घड़ी रखने का शौक़, और इस तरीके की बड़ी सारी उनकी फेवरेट चीज़ें थी। और हमेशा बोलते थे कि अगर मैं डांसर नहीं होता तो मैं पक्का मैकेनिक होता। तो उनको बड़ी रुचि थी इन सब चीज़ों में। और मैं तो बस यही बोलूँगी कि उनकी जो एक भूमिका जो मेरे दिमाग में है और मेरे आंखों के सामने हंसता हुआ उनका चेहरा जो है, मैं बस इसी याद के साथ उनको मैं विदा करती हूँ। मारूफ शायर, अदीब, सहाफ़ी और फिल्मी नग़्मानिगार इब्राहिम अश्क का कोरोना के सबब मुंबई के मज़ाफ़ाती इलाके मीरा रोड के अस्पताल में इंतकाल हो गया। उन्होंने 71 बरस की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। इब्राहिम अश्क ने शायरी, अफसाना, सहाफ़त और तनक़ीद में अपनी कलम के जौहर खूब दिखाए। इब्राहिम अश्क काफ़ी लंबे अरसे से फिल्मी दुनिया से वाबस्ता रहे। उन्होंने कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, जानशीन, एतबार समेत कई फिल्मों में बेहतरीन और यादगार नग़्मे तहरीर दिए हैं। राजधानी दिल्ली में मौसम सरमा उरूज पर है। दिल्ली में शदीद कोहरे की वजह से आवाम को आमदोरफ्त में शदीद दिक्कतों का सामना है। 7
ट्रेनों के औकात में ताख़ीर की इत्तलात हैं। दिल्ली की फिजा में भी कोई बेहतरी नहीं दिखाई दे रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजमूई तौर पर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से दिल्ली की फिजाई आलूदगी में इजाफे की वजह से आवाम को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना है। जी रिक्शा चलाते हैं। ठंड बहुत पड़ रही है सर, ठंड यहाँ पे जी ठंड बहुत लग रही है। ठंड में चलने का हिम्मत नहीं हो रहा है, काम भी नहीं हो रहा है। इस समय दिल्ली खाली हो रही है, इसलिए सवारी नहीं लग रही। आए हैं बहुत देरी से। दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। यहाँ जाना है, घर पे जाना है गुड़गांव। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आईं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करेंगे। दिल्ली में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी को कम करने के मंसूबे के तहत इन इलेक्ट्रिक बसों की खास शुरुआत की जा रही है। इफ्ताही तकरीब में दिल्ली ट्रांसपोर्ट वजीर कैलाश गहलोत और दीगर मौजूद रहेंगे। ज़राए के मुताबिक अगले महीने में भी बसों को लॉन्च किया जाएगा। हर महीने 50 बसों के इजाफे के साथ ई बसों के नेटवर्क को तोसी देने का दिल्ली हुकूमत का मंसूबा है। दिल्ली में खबरों के लिए 2 गज जमीन मिलना दुश्वार तरीन होता जा रहा है। दिल्ली के सबसे बड़े दिल्ली गेट कब्रिस्तान कमेटी ने कोरोना से जान गंवाने वालों को कब्रिस्तान में जगह देने से मना कर दिया है। वहीं इस बीच रिंग रोड पर वाक़ जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम की 10 एकड़ जमीन गायब होने का मामला मंजर-ए-आम पर आया। कमेटी और वक्फ बोर्ड इस मामले में कानूनी कार्रवाई का रास्ता तलाश कर रहे हैं। कितना है बदनसीब सफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी मिल न सकी हुए यार में। यही हाल दिल्ली का होता जा रहा है। कब्रिस्तान कमेटी दिल्ली गेट की तरफ से ये कहा गया है कि उसके यहाँ जगह नहीं बची है और मिलेनियम पार्क में जो उसकी जगह है वहाँ पर तदफीन होने नहीं दी जा रही। अब ये मामला सीधे तौर पर अदालत में जा रहा है। हमारे साथ कब्रिस्तान कमेटी के सेक्रेटरी शमीम अहमद साहब मौजूद हैं। आप लोग अदालत जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या मजबूरी है? देखिए 2 साल पहली बात तो मैं अपनी याद जो हमने ताउन किया था, हमारे उस टाइम पे 2-5 एकड़ का टुकड़ा निकाल के जो हमने रूटीन कपड़े मैया चाहती हैं उनके लिए करना था। लेकिन जब हालात हुई तो हमने 5 एकड़ का टुकड़ा सबके लिए खोल दिया था और वो पूरा टुकड़ा हमने सबका मायने करा दिया। आप भी शादी कहते हैं, आप मायने पूरा फुल हो चुका है और कोई हमारे यहाँ एक कब्र की जगह नहीं है। रूटीन कब्रें हमारे यहाँ 10-12-15 आती हैं, कोई लावासी मैयतें वो बोर्ड से आती हैं, तो हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन फिर भी हमने ये कहा था जो हमारा IP स्टेट पे मतलब हमारा कब्रिस्तान है 14 एकड़ था, अब 4 एकड़ कब्जे में 10 एकड़ गवर्नमेंट के पास है। हमने फिर कोशिश की कि हमको वहाँ पर तफसीन करने दिया जाए, पुलिस वहाँ ना रोके। कोई कानूनी रुकावट नहीं है, वो हमारी बाउंड्री हुई हुई है, DDA ने करके दी हुई है। हमारे उसके अंदर कमरे बने हुए हैं, हमारा उसके अंदर चौकीदार हैं, हमारा उसके अंदर कुआँ है, पहले तफसीन हो चुकी है, लेकिन कोई हमारी इस बारे में सुनाई नहीं कर रहा। मजबूरी देखिए, हमारे साथ 2 टेंशन है। एक तो जो मैयतें जिसकी भी इंतकाल हो रहा है वो परेशान है कहीं भी है। दूसरा ये है कि हमें ये फिक्र है कि हमारे यहाँ लोकल अगर ऐसे केस निकल जाए तो हम उनके लिए क्या करेंगे। तो हमने मजबूरी, हमारी कमेटी में ये फैसला हुआ है कि अब हमको कोर्ट जाना चाहिए। तो ये पूरा मामला है कि जगह 14 एकड़ थी, 4 एकड़ पर अभी मौजूद है, लेकिन उस पर तदफीन नहीं हो रही। लेकिन 10 एकड़ जगह जो है अब कब्रिस्तान कमेटी का कहना है कि अब हमको ज़रूरत है जो इसलिए अभी वो जगह जो है हमें वापस की जाए। जो ज़मीन है वो हमारे कब्ज़े में है और वहाँ तदफीन होती भी हैं। कब्रिस्तान शुरू हो गए हैं बहुत पहले से, आज से ही नहीं है। आपको शायद याद होगा जब फर्स्ट वेव कोविड की आई थी और दिल्ली गेट पर तदफीन को रोक दिया गया था वहाँ के इनक्रोचर ने, तो हम लोगों ने वहाँ शुरू कराई थी। उस टाइम में हेल्थ सेक्रेटरी भी SM अली साहब थे और हमारे बोर्ड के CEO भी अली साहब थे, तो उनकी मदद से किया था। तो आज भी वहाँ कब्रिस्तान हमारे हैं और वहाँ क्योंकि जैसे कि दिल्ली गेट की आपको पूरी पोजीशन पता है कि वहाँ जगह नहीं रही है, तो इसलिए अभी हम इधर ये तदफीन इधर शुरू करेंगे मिलेनियम पार्क में। जगह हमारी है और हमारे पास है और वहाँ कब्रें मौजूद हैं, सब कुछ है। 2017 में दिल्ली अक़लियती कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था दिल्ली में कभी 704 कब्रिस्तान हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ दिल्ली में 72 कब्रिस्तान ही ऐसे हैं जिनमें तदफीन हो रही है। कैसे कब्रिस्तान गायब होते हैं, कैसे
उन पर कब्जे होते हैं, उसकी बड़ी मिसाल इंद्रप्रस्थ पार्क का 14 एकड़ का कब्रिस्तान है, जिसमें से 10 एकड़ गायब हो चुका है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना के ताल्लुक से अहम खबर। कोरोना के 2,58,089 नए मामले दर्ज किए गए हैं और पिछले 24 घंटों पे अगर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में 1,51,740 अफराद शिफायाब हुए हैं, जबकि 385 मरीजों की मौत की खबर है। कोरोना के एक्टिव मामले 16,56,341 हैं। ओमिक्रॉन के कुल मामले 8,209 हैं। कल के मुकाबले आज 13,113 कम मामले सामने आए हैं। तो अहम खबर कोरोना के ताल्लुक से, कोरोना के 2,58,089 नए मामले, पिछले 24 घंटों में 1,51,740 अफराद सेहतयाब, 385 मरीजों की मौत की खबर। कोरोना के एक्टिव मामले 16,56,341, इनमें ओमिक्रॉन के कुल मामले 8,209, कल के मुकाबले आज 13,113 मामले कम आए हैं। मेहनत और लगन से जिंदगी में कुछ भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम बहुत से ऐसे बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी उम्र में नामुमकिन नजर आने वाले काम करने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया है। आइए एक नजर डालते हैं आनंद नरसिम्हन की पहली किस्म में शामिल हरमनजोत सिंह के साथ बातचीत पर। यंग जीनियस के इस सफर में हम कई सारे बच्चों से मिले। हर बच्चा अपने आप में नायाब था, लेकिन एक हैं जो कि सच में दिल को भा गए। आइए बात करते हैं हरमनजोत सिंह से। हरमनजोत नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन एक बात बताइए, आपको कैसा लगा यंग जीनियस में आकर? सर ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि मैं आप जैसे फेमस पर्सनालिटी जैसे आनंद सर, लवलीना मैम, RSOD सर, उनसे इंटरेक्ट कर पाया, उनसे रूबरू हो पाया। पर एक बात बताइए हरमनजोत, जब लवलीना जी आपका ऐप देख रही थी तो आपको कैसा लग रहा था? सर वो मेरे लिए एक ऑनर की बात थी कि उन्होंने मेरा ऐप खुद अपने फोन पे पहले इंस्टॉल किया और फिर उसको यूज भी किया। तो शूट के दौरान आपको क्या अच्छा लगा? सर सबसे पहले तो शूट से पहले जब हम बॉम्बे पहुंचे उसके नेक्स्ट डे हमारा शूट था और पहली बार मैं एक वैनिटी वैन को एक्सपीरियंस कर पाया। जो मैं हमेशा सेलिब्रिटीज को देखता था कि वो इतनी बड़ी बड़ी वैनिटी वैन्स में बैठते हैं, इतना बड़ा सेट देखा, इतना बड़ा शो के लिए जो सेट देखा, उससे तो मेरी आंखें एकदम अजीब सी हो गई कि ये कैसी नई दुनिया है और काफी अच्छा लगा शो पे आके। ओके हैरी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट हरमनजोत। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।